हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम। स्टूडेंट, ये हमारा कक्षा 10 विज्ञान का कार्बन एवं उसके यौगिक यानी कि चौथे अध्याय का दूसरा भाग है। क्योंकि पहले भाग का वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका था, इसलिए इसका दो भाग बनाना पड़ा। तो आप पहले भाग वाला वीडियो देख लेना, उसके बाद दूसरे भाग का वीडियो देखना, तब ज़्यादा समझ में आएगा आप सभी को। तो स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो यह हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम लोग हाइड्रोकार्बन जानेंगे, उसके बाद हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, सारी चीज़ों को एग्जाम्पल परिभाषा के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। तो स्टूडेंट, हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि जो यौगिक हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है उसको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। देखिए, हाइड्रोकार्बन का अगर आप संधि विच्छेद करते हैं तो हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब कार्बन, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने यौगिक को क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अब परिभाषा में आप लिखना है कि केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के संयोग से, संयोग का मतलब मिल करके, संयोग से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक, इस प्रकार से आप इसको एग्जाम परिभाषा लिखना और उसके बाद एग्जाम्पल, जैसे CH4 ले लीजिए, आपका मेथेन है। C2H6 ले लीजिए, ये आपका एथेन है। C2H4 ले लीजिए, आपका एथिलीन है। C6H6 ये आपका बेंजीन है। लेकिन ये सब आपस में स्टूडेंट क्या है, नाम इनके अलग अलग हैं, लेकिन ये सब केवल हाइड्रोजन और कार्बन से ही मिलकर ही बने हुए हैं। इसलिए ये किसके अंतर्गत आते हैं? हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं। अब हम जानेंगे स्टूडेंट कि हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण यानी प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट, हाइड्रोकार्बन को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा गया है। आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ बताया गया था, है ना, कि बंद श्रृंखला वाले यौगिक और एक खुली श्रृंखला वाला यौगिक होता है ना, यानी एक एलिफैटिक होता है, एक एरोमेटिक होता है। दो चीज़ आपको बताया गया था। तो यहाँ पर आपको केवल खुली श्रृंखला वाला पढ़ना है, और खुली श्रृंखला वाले के अंतर्गत सिर्फ दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन आते हैं। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन आता है और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आता है। तो इसी दोनों को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो पहले हम खुली श्रृंखला वाला यौगिक की परिभाषा जान लेते हैं। इसको एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु खुली श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित होते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक, यानी कुल मिलाकर के इसके अंतर्गत स्टूडेंट खुली श्रृंखला वाले यौगिक आते हैं। खुली श्रृंखला वाला कार्बन चेन आता है। ठीक, और वो खुली श्रृंखला वाला कार्बन चेन दो प्रकार का होता है। ठीक, एक डबल बॉन्ड का होता है, एक सिंगल बॉन्ड का होता है। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग समझते हैं उसको। एग्जाम्पल में CH4, C2H6, C2H4 ले सकते हैं। एग्जाम्पल ये आपका एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का है। अब ये जो आपका एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है स्टूडेंट, ये आपका दो प्रकार का होता है। पहला आपका है, देखिए स्टूडेंट, पहला आपका है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इंग्लिश में इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोला जाता है। अब इसमें स्टूडेंट संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि इसमें कार्बन कार्बन आपस में या फिर अदर कोई परमाणु अगर कार्बन से जुड़ा है तो वो केवल सिंगल बॉन्ड बना करके जुड़ता है। ठीक, यानी अगर कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंधों द्वारा अगर संतुष्ट होती हैं तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। आप हमारी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करें कि स्टूडेंट, जब कोई हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन या अदर किसी तत्व से, अदर किसी परमाणु से केवल सिंगल बॉन्ड बना करके जुड़ा होता है तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ठीक, जैसे यहाँ पर CH4 ले लीजिए। अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन का चारों परमाणु जो है कार्बन से सिंगल बॉन्ड बना करके जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ ये है कि यहाँ पर कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंधों द्वारा संतुष्ट होती है, एकल बंधों द्वारा पूर्ण होती हैं। ठीक, इसी प्रकार अगर एथेन को ले लेते हैं तो इसमें देखिए स्टूडेंट, कार्बन की चारों संयुक्ताएं हाइड्रोजन के साथ एकल बंधों द्वारा जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए इस प्रकार के जो भी यौगिक होते हैं, जो भी हाइड्रोकार्बन होते हैं, उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। परिभाषा लिख लेना और एग्जाम्पल नोट कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब थोड़ा एक नोट पॉइंट यहाँ पर हम लोग समझेंगे। इससे संबंधित संतृप्त हाइड्रोकार्बन से संबंधित एक नोट पॉइंट है, देखना, ध्यान से समझना आप सभी लोग। संतृप्त हाइड्रोकार्बन बहुत कम क्रियाशील होते हैं, यानी कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है ये कम क्रियाशील होते हैं। कम क्रियाशील होने का इनका मुख्य कारण ये है क्योंकि जब स्टूडेंट कार्बन की चारों संयुक्ताएं एकल बंधों द्वारा संतुष्ट होती हैं तो ये कम क्रियाशील होते हैं। इसी के कारण से ये कम क्रियाशील होते हैं। यानी अगर इनकी चारों संयुक्ताएं एकल बंधों द्वारा, सिंगल बॉन्ड द्वारा संतुष्ट नहीं होती तो ये ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, लेकिन सिंगल बॉन्ड होने के कारण ये जो है कम क्रियाशील होती हैं।
और इसका दूसरा नाम पैराफिन भी है स्टूडेंट। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैराफिन भी कहा जाता है, नोट कर लेना आप सभी लोग। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन को आईपीएससी में एल्केन भी कहा जाता है, ध्यान रखना। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, नोट कर लेना आप सभी लोग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर तुरंत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ जाता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना आप सभी लोग, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा कोई साल नहीं है पेपर उठा के देखोगे कि जिसमें ये पूछा नहीं गया हो, किसी ना किसी सेट में हर साल ये पूछा जाता है। तो आइए हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन में प्रतिस्थापन अभिक्रिया को जानते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, जब किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से कोई हैलोजन परमाणु का मतलब वर्ग 17 के जो तत्व होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी कि जब किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होता है यानी हटता है, तो वहां पर एक हैलोजन परमाणु क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक, इस प्रकार से अभिक्रिया जो होती है, इस प्रकार का जो रिएक्शन होता है, उसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें किसी अणु से या अधिक परमाणु या अन्य परमाणुओं द्वारा विस्थापित हो जाते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, यानी कि ऐसा अभिक्रिया जिसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन परमाणु क्या हो जाता है, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु किसी अन्य परमाणु द्वारा क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। विस्थापन यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे यहाँ पर CH4, ये आपका मेथेन है स्टूडेंट, लेकिन देखो मेथेन में से यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित हो जाता है, यहाँ के एक क्लोरीन परमाणु से विस्थापित हो जाता है, तो यहाँ का एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ के एक क्लोरीन से विस्थापित हो जाता है, तो HCl बना लेता है। और यहाँ से जब एक हाइड्रोजन हटता है तो एक क्लोरीन यहाँ पर जो बच जाता है वो उसके साथ जाकर के जुड़ जाता है, तो ये CH3Cl बना लेता है। इसका नाम स्टूडेंट है आपका मेथिल क्लोराइड। इसका नाम क्या है, मेथिल क्लोराइड। तो नाम को ध्यान से नोट कर लेना, इसका नाम है मेथिल क्लोराइड और HCl का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर ये चीज़ भी आप लोग सीख लिए। अब इसका दूसरा जो प्रकार होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो असंतृप्त का मतलब होता है स्टूडेंट कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच कहीं ना कहीं एक द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है, यानी कि जिस हाइड्रोकार्बन में, जिस कार्बन श्रृंखला में, जिस कार्बन चेन में कहीं ना कहीं कार्बन के बीच एक या एक से अधिक द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है, तो ऐसे यौगिक को, ऐसे हाइड्रोकार्बन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। जैसे CH2 एथिलीन को ले लीजिए, तो ये भी आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। ठीक, इसी प्रकार CH ले लीजिए, एथिलीन, एसिटिलीन ले लीजिए, तो ये भी आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। तो ध्यान रखना आप सभी लोग, केवल एक बात आप दिमाग में बैठा लीजिए स्टूडेंट, कि यदि आप सभी को कहीं पर भी मान लीजिए आपको कार्बन कार्बन के बीच कहीं भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मिलता है, तो समझ लीजिए कि वो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, बस केवल इतना ही आपको समझना है। अब उसके बाद देखो स्टूडेंट, इसके अंतर्गत कितने प्रकार के हाइड्रोकार्बन आते हैं। इसके अंतर्गत एल्कीन, एल्काइन दोनों प्रकार के हाइड्रोकार्बन आते हैं। ठीक, अब देखो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। ठीक, और एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। ठीक, इस प्रकार से ध्यान रखना आप सभी लोग स्टूडेंट, इसका सामान्य सूत्र यहाँ पर -2 होता है, सॉरी यहाँ पर एल्काइन में -2 होता है। तो यहाँ से आप लोग सामान्य सूत्र भी ध्यान रखना, एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप सभी को ये भी दोनों चीज़ क्लियर हो चुका है स्टूडेंट। संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसे आप लोग ध्यान से तैयार कर लेना, इसको मिस बिल्कुल मत करना, अच्छे से तैयार कर लेना इसको। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग का अगला टॉपिक आ चुका है संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे कि संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर क्या होता है। तो स्टूडेंट देखिएगा आप सभी लोग, अंतर इनमें क्या होता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर वाला क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, लगातार पूछा जाता है, इसलिए आप लोग को इसे ध्यानपूर्वक तैयार करना है।
स्टूडेंट देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है इसमें आपको परिभाषा में बताया गया था कि इसमें कार्बन की चारों संयुक्ता जो होती है यानी कि चारों बांड जो इसका बनता है वो एकल बांडों द्वारा यानी कि किसी भी परमाणु से वो केवल सिंगल बांड द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, केवल सिंगल बांड द्वारा संतुष्ट होता है। तो ये पहला अंतर हो गया आपका। और इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसमें कार्बन कार्बन के बीच कहीं भी या किसी तत्व के साथ डबल बांड के साथ भी जुड़ा हो सकता है, ट्रिपल बांड के साथ भी जुड़ा हो सकता है। यानी इसमें कार्बन या अदर कोई परमाणु कार्बन के साथ जुड़ता है तो डबल बांड या ट्रिपल बांड बना करके ही जुड़ सकता है कहीं ना कहीं बीच में। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर आपको बताया गया है कि इसमें कार्बन की चारों संयुक्ताएं एकल बंधों द्वारा संतुष्ट नहीं होती हैं। यानी एकल बंधों द्वारा संतुष्ट नहीं होती हैं, इसका मतलब कि द्विबंध बंधों द्वारा भी संतुष्ट हो सकती हैं, ट्रिपल बांड द्वारा भी संतुष्ट हो सकती हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपको समझना है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट, अगला अंतर आपका है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है ये बहुत कम क्रियाशील होता है। और इसकी क्रियाशीलता का कम होने का कारण क्यों है, क्योंकि इसकी चारों संयुक्ता एकल बंधों द्वारा संतुष्ट होती है। ठीक, तो यानी ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, इसलिए ये कम क्रियाशील होते हैं। अगला पॉइंट है इनके बीच डबल बांड उपस्थित होने के कारण ये बहुत अधिक क्रियाशील नहीं होते हैं। बांड उपस्थित होने के कारण ये बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं। सॉरी, यहाँ पर मैंने उल्टा बोल दिया है, लेकिन आप लोग फिर से केयर कीजिएगा स्टूडेंट। इसमें डबल बांड या ट्रिपल बांड उपस्थित होने के कारण इनका बंध कमजोर होता है और इनका बंध आसानी से टूट जाता है, जिसके कारण ये बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है स्टूडेंट, इनमें प्रतिस्थापन क्रिया होती है। यानी कि स्टूडेंट संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है इसमें कोई भी अपक्रिया प्रतिस्थापन अपक्रिया द्वारा होता है। यानी कि इसका एक हाइड्रोजन परमाणु किसी तत्व या परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार से इसलिए इसे को प्रतिस्थापन क्रिया कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें योगात्मक अपक्रिया होती है। योगात्मक अपक्रिया कह सकते हैं या फिर योगशील अपक्रिया कह सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें योगात्मक या योगशील अपक्रिया होती है। ठीक, और इसमें क्या होती है, इसमें प्रतिस्थापन अपक्रिया होती है। अगला अंतर है स्टूडेंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है स्टूडेंट, अगर इसको जलाया जाए तो ये नीली ज्वाला के साथ जलती है। अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन को अगर आप जलाते हैं ना तो ये नीली ज्वाला के साथ जलती है। और स्टूडेंट अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाया जाए तो ये काले धुएं के साथ जलते हैं। तो यहाँ से आप सभी को चार चार अंतर बताया गया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इसको तुरंत टिक कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है ये। तो यहाँ से आप लोगों ने संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर भी जान लिए होंगे। अब उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ध्यान से समझना। एसिटिक एसिड या एथेनोइक अम्ल क्या होता है, इसका सूत्र होता है CH3COOH। ठीक है, ध्यान से सुन लेना आप सभी लोग। इसका सूत्र होता है CH3COOH। ठीक है, एसिटिक अम्ल होता है या एथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल साधारण नाम है, एथेनोइक अम्ल आईयूपीएसी नाम है। सूत्र यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ, CH3COOH इसका सूत्र होता है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन आपको इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो इसका क्वेश्चन डायरेक्ट आपको बनाने की विधि पूछा जाता है। एसिटिक अम्ल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो इस एसिटिक अम्ल बनाने की प्रोसेस क्या है, इसकी बनाने की प्रक्रिया क्या है। तो देखो स्टूडेंट, प्रयोगशाला में एसिटिक अम्ल जो होता है, यहाँ पर एसिटिक अम्ल लिखना चाहिए था। एसिटिक अम्ल जो होता है स्टूडेंट, ये एथिल अल्कोहल का पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका सूत्र होता है K2Cr2O7 और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करके बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि मतलब स्टूडेंट अगर एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण, एथिल अल्कोहल का जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर दिया जाए K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस H2SO4 की उपस्थिति में, यानी कि अगर इसका ऑक्सीकरण हम K2Cr2O7 प्लस H2SO4 मिलाकर इसका ऑक्सीजन से क्रिया कर देते हैं तो ये स्टूडेंट किस में ऑक्सीकृत हो जाता है, ये आपका एसिटिक एसिड में ऑक्सीकृत हो जाता है। अब देखो स्टूडेंट, मैं नाम इसका आप सभी को बता देता हूँ। इसका नाम एथिल अल्कोहल है। इसका नाम क्या है, एथिल अल्कोहल है। ध्यान से नोट कर लेना आप सभी लोग। और इसका नाम स्टूडेंट आपका एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग नोट कर लेना। इसका नाम एथिल अल्कोहल, इसका नाम एसिटिक एसिड है। ठीक है, तो दोनों आप सभी को समझ में आ गया। सिंपल सा रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसकी क्रिया ऑक्सीजन के साथ कर दिया जाता है, इन दोनों को मिला करके, तो ये स्टूडेंट जा करके किस में परिवर्तित हो जाता है, CH3COOH में बदल जाता है। ठीक, तो सिंपल रिएक्शन है, आप आसानी से याद कर सकते हैं। केवल परिभाषा ध्यान रखना और रिएक्शन ध्यान रखना। अब हम लोग जानेंगे कि एसिटिक अम्ल के भौतिक गुण क्या क्या हैं स्टूडेंट। तो देखो एसिटिक अम्ल के भौतिक गुण क्या क्या हैं। तो शुद्ध एसिटिक अम्ल जो होता है स्टूडेंट, ये रंगहीन होता है और इसमें सिरका जैसा गंध आता है। ठीक है, ये द्रव के रूप में होता है। नोट कर लेना आप सभी लोग कि शुद्ध एसिटिक एसिड, शुद्ध
जो है एसिटिक अम्ल जो होता है ये रंगहीन होता है, इसका यानी इसका कोई कलर नहीं होता है और इसमें से सिरका जैसा गंध आता है और ये द्रव के रूप में होता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट, यह जल, एल्कोहल तथा ईथर में पूर्ण रूप से विलय होता है, यानी कि अगर इसको हम जल में, एल्कोहल में तथा ईथर में मिलाते हैं तो ये मिल जाएगा आसानी से। अगला गुण है इसका क्वथनांक 118 अंश सेल्सियस तथा गलनांक 16.5 अंश सेल्सियस होता है। क्वथनांक मतलब इसकी उबलने की जो तापमान होती है वो 118 अंश सेल्सियस होता है और इसका गलनांक यानी इसको बर्फ जमाने की जो तापमान होता है ये 16.5 अंश सेल्सियस होता है। इस प्रकार स्टूडेंट आप सभी को इसके एसिटिक अम्ल के भौतिक गुण भी समझ में आ चुके होंगे। अब हम लोग देखेंगे एसिटिक अम्ल का स्टूडेंट रासायनिक गुण क्या क्या होता है। तो इसका रासायनिक गुण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए रासायनिक गुण के एक एक रिएक्शन को अच्छे से समझिएगा। स्टूडेंट एसिटिक अम्ल के देखिए रासायनिक गुण जो होता है इसमें पहले सोडियम धातु से क्रिया करवाया जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट टॉपिक ऐसे पढ़ा जाता है, कोई भी टॉपिक स्टार्ट होता है तो पहले उसके बनाने की प्रोसेस समझा जाता है, उसको बनाया कैसे जाता है, फिर उसके भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, फिर लास्ट में उसका उपयोग पढ़ा जाता है। इसी प्रकार इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको भी पढ़ना है। अब पहले देखिए रासायनिक गुण में हम पहले सोडियम धातु से क्रिया करवाते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। तो स्टूडेंट अगर हम एसिटिक अम्ल की क्रिया सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो सोडियम एसीटेट बनाता है, ठीक है, तथा हाइड्रोजन गैस क्या होता है, मुक्त होता है। तो देखिए स्टूडेंट रिएक्शन इसका क्या है, ये आपका CH3COOH है, आपका एसिटिक एसिड है। अगर हम स्टूडेंट इसकी क्रिया सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो इसमें से हाइड्रोजन जो होता है ये मुक्त हो जाता है, गैस के रूप में मुक्त हो जाता है और ये हाइड्रोजन जैसे यहाँ से हटता है, मुक्त होता है, तैसे ये सोडियम जाकर के इसके साथ जुड़ जाता है तो ये आपका सोडियम एसीटेट बना लेता है। नाम यहाँ पर लिखा गया है, इसका नाम सोडियम एसीटेट है, नोट कर लेना आप सभी लोग, इसका नाम एसिटिक एसिड है। अब उसके बाद दूसरा रिएक्शन देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए आप लोग इसको टिक कर लेना कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसको आप लोग को ध्यानपूर्वक तैयार कर लेना है, ठीक है। अब हम लोग एस्टरीकरण अपक्रिया को समझेंगे। एस्टरीकरण अपक्रिया क्या होता है, तो यानी कि जिस अपक्रिया में एस्टर बनता है उसको एस्टरीकरण अपक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखो ये आपका CH3COO-C2H5 ये जो आपका एथिल एसीटेट बना है ये आपका एस्टर है, इसलिए इस अपक्रिया को एस्टरीकरण अपक्रिया कहा जाता है। अच्छा इसको बनाया कैसे जाता है, तो देखो स्टूडेंट अगर हम एसिटिक एसिड की क्रिया एथिल अल्कोहल के साथ कर देते हैं H2SO4 की उपस्थिति में तो ये हमारा किस में बदल जाता है, देखो इसका हाइड्रोजन निकल जाता है इसके OH के साथ में, ठीक है, इसका हाइड्रोजन और इसका OH निकल जाता है तो ये आपस में मिलकर के H2O बना लेते हैं, ठीक। और उसके बाद CH3COO ये यहाँ पर स्टूडेंट जो है इसका C2H5 ये जाकर के इसके साथ जुड़ जाता है तो यही आपका एथिल एसीटेट बना लेता है, एथिल एसीटेट। और एथिल एसीटेट बनाने के बाद स्टूडेंट इसमें से जल जो है मुक्त हो जाता है। तो इसीलिए इस अपक्रिया को एस्टरीकरण जिस अपक्रिया में एथिल एसीटेट बनता है उस अपक्रिया को एस्टरीकरण अपक्रिया कहा जाता है। नोट कर लेना आप सब लोग, दिमाग में बैठा लेना। अब उसके बाद यहाँ पर आप लैंग्वेज लिखिएगा, भाषा लिखिएगा, उसके बाद रिएक्शन को लिख लेना कि जब सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल को एथिल अल्कोहल के साथ 140 अंश सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो एथिल एसीटेट बनता है। इस प्रकार की अपक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं, इस प्रकार की अपक्रिया को एस्टरीकरण अपक्रिया कहा जाता है। अब उसके बाद तीसरा रासायनिक गुण है स्टूडेंट, तीसरा रासायनिक गुण है सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया। अगर हम स्टूडेंट एसिटिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं या फिर सोडियम कार्बोनेट के साथ करते हैं तो फिर क्या बनता है, तो स्टूडेंट दो प्रकार का प्रोडक्ट बनता है, लवण और जल बनता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ये आपका CH3COH आपका एसिटिक एसिड है, इसकी क्रिया सोडियम धातु के साथ कर देते हैं स्टूडेंट तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है और यहाँ पर ये दोनों सोडियम आपस में जाकर के जुड़ जाता है, ठीक। अब स्टूडेंट ध्यान से आपको समझना है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन भी निकलता है और यहाँ का 2 का मल्टीप्लाई है यानी कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। जब आगे 2 का गुणा रहा है तो समझ जाओ कि इसका 2 मोल है, ठीक। तो यहाँ पर स्टूडेंट एक हाइड्रोजन यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलता है यहाँ के एक ऑक्सीजन के साथ तो ये H2O बना लेता है और यहाँ पर CO2 केवल बचा, एक ऑक्सीजन यहाँ से निकलने के बाद केवल CO2 बचा यहाँ पर, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा कि अगर एसिटिक एसिड की क्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ करते हैं तो सोडियम एसीटेट लवण बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्राप्त होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आप आगे पढ़ोगे क्या होता है कैसे प्राप्त करोगे तो इस प्रकार का रिएक्शन बहुत ज़्यादा कर दिया जाता है।
अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करके देख लेते हैं। तो CH3COOH आपका एसिटिक एसिड है, इसकी क्रिया NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ का OH ये आपस में निकल जाता है तो ये जल बना लेता है, और ये यहाँ से जैसे हाइड्रोजन हटता है तो ये सोडियम यहाँ से जाकर जुड़ जाता है तो ये सोडियम एसीटेट बना लेता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट अगर हम एसिटिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तब भी सोडियम एसीटेट बनता है और प्लस जल बनता है। तो दोनों रिएक्शन को ध्यान में रखना आप सभी लोग। अब उसके बाद स्टूडेंट तीसरा रासायनिक गुण हमारा है सिमिट अपक्रिया, जो कि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिमिट अपक्रिया। तो स्टूडेंट सिमिट अपक्रिया में देखो क्या बनता है। देखो सिमिट अपक्रिया में स्टूडेंट अगर हम एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कर देते हैं H2SO4 की उपस्थिति में, तो यहाँ पर स्टूडेंट हमें जो है मेथिलेमीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? मेथिलेमीन प्राप्त होता है। मेथिलेमीन प्राप्त होता है, उसके साथ साथ प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है और नाइट्रोजन गैस क्या होता है? मुक्त होता है। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर CH3COH आपका एसिटिक अम्ल है, इसकी क्रिया हाइड्रोजोइक N3H के साथ कर दिया गया H2SO4 की उपस्थिति में। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट देखना आप सभी लोग, यहाँ का एक नाइट्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन ये निकलता है, इस हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो ये NH2 बना लेता है, और ये CH3 के साथ जुड़ जाता है तो CH3NH2 प्राप्त हो गया। और उसके बाद यहाँ का CO2 जो है स्टूडेंट ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाता है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बच रहा है, एक हाइड्रोजन तो यहाँ पर निकल गया तो ये नाइट्रोजन गैस के रूप में मुक्त हो जाता है। अब इसमें लैंग्वेज आपको लिखना है और उसके बाद रिएक्शन को याद करना है। एसिटिक अम्ल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर मेथिलेमीन बनता है। इस अपक्रिया को सिमिट अपक्रिया कहा जाता है। तो ध्यान रखना, सिंपल है, बस केवल स्टूडेंट आपको एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ H2SO4 यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कर देना है, तो ये आपका मेथिलेमीन प्राप्त हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है और नाइट्रोजन गैस मुक्त हो जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ से हमने रासायनिक गुण को भी जान लिया है। अब हम लोग जानेंगे स्टूडेंट कि एसिटिक अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो स्टूडेंट एसिटिक अम्ल का उपयोग बहुत से जगहों पर किया जाता है। अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि एसिटिक अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो ध्यान रखना आप सभी लोग स्टूडेंट, इसका उपयोग अचार चटनी में सिरके के रूप में किया जाता है। ठीक, एसिटिक अम्ल का उपयोग अचार चटनी में सिरका बनाने में किया जाता है, तो ध्यान रखना आप सभी लोग। और उसके बाद एसिटिक अम्ल का उपयोग सफ़ेदा के निर्माण में भी किया जाता है। सफ़ेदा जो बनता है ना, जो आप कहीं देखते हैं मिस्टिक हो जाता है तो सफ़ेदा लगाते हैं, उसके निर्माण में भी एसिटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, यानी इसका उपयोग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उसके बाद तीसरा उपयोग है कपड़ा उद्योग में रंगाई के काम आता है, कपड़ा उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। कागज व रेशम उद्योग में भी प्रयोग होता है, इसका उपयोग एस्टर बनाने में भी किया जाता है। तो ध्यान रखना आप लोग, एसिटिक अम्ल के 5 उपयोग हैं। यहाँ पर और भी उपयोग हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कम से कम 4 या 5 तो जानना ही जरूरी है कि ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कितना पूछ लिया जाए ये कुछ कन्फर्म नहीं होता है, 2 पूछ लिया जाए, 3 पूछ लिया जाए। ठीक, इस प्रकार से आपको पूरा 5 ध्यान रखना पड़ेगा। अब स्टूडेंट हम लोग का एसिटिक अम्ल का पूरा टॉपिक खत्म हो चुका है। देखो हम लोगों ने एसिटिक अम्ल के बारे में क्या क्या पढ़ा। हमने एसिटिक अम्ल के बनाने की विधि पढ़ा, उसके बाद उसके भौतिक गुण पढ़े, रासायनिक गुण पढ़े, और लास्ट में उपयोग होता है। किसी भी टॉपिक को इसी प्रकार पढ़ा जाता है। ठीक है, बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, लास्ट में उपयोग पढ़ा जाता है। ठीक, अब हम लोग स्टूडेंट अगले टॉपिक पर आते हैं। तो अगला टॉपिक हम लोग का है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल, इसको आईपीएससी में एथेनॉल कहा जाता है। ठीक, इसका अणुसूत्र होता है C2H5OH होता है। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, एथिल एल्कोहल इसका आईपीएससी नाम एथेनॉल है और इसका अणुसूत्र C2H5OH होता है। अब ध्यान देना आप सभी लोग, इसको भी ऐसे पढ़ना पड़ेगा, बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, लास्ट में उपयोग पढ़ना पड़ेगा। ठीक, इसी प्रकार से इसको भी पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग पहले बनाने की विधि देखते हैं। एथिल अल्कोहल बनाने की विधि, तो स्टूडेंट इसकी बनाने की 2 विधि हैं। ठीक है, पहला विधि आपका है एथिल एसीटेट के जल अपघटन से, यानी अगर एथिल एसीटेट का जल अपघटन का मतलब अगर हम जल के साथ क्रिया कर देते हैं तो हमें एथिल एसीटेट प्राप्त हो जाता है। सिंपल सा रिएक्शन है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट। अगर हम ध्यान से समझिए हमारी बात को, अगर एथिल एसीटेट की क्रिया हम जल के साथ करवा देते हैं तो हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये आपका एथिल एसीटेट है CH3COOC2H5, ये आपका एथिल एसीटेट है। इसकी क्रिया हम जल के साथ, ये जल है, ये आपका H2O लिखा है, ऐसा मत समझिए कि HOH लिखा है तो ये आपका जल नहीं है, H2O ही लिखा है, क्योंकि यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन मिलेगा तो H2 हो जाएगा।
अब यहाँ पर अगर हम इसकी क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर ये चीज़ निकल जाता है। देखो सिंपल से समझना आप सभी लोग, ये C2H5 निकलता है किसके साथ में, यहाँ के OH के साथ में निकलता है। इस प्रकार ये निकल करके क्या बनाता है, C2H5OH बना लेता है। और उसके बाद ये CH3COO इसके साथ में ये हाइड्रोजन जो बच रहा है ये इसके साथ जुड़ जाता है और ये जुड़ करके एसिटिक एसिड बना लेता है। तो यहाँ पर आपका एथिल अल्कोहल प्राप्त हो गया और यहाँ पर बाई प्रोडक्ट एक एसिटिक एसिड भी प्राप्त हो जाता है। तो ये पहला विधि है आपका। अब उसके बाद दूसरा विधि जानेंगे डाई एथिल ईथर के जल अपघटन से। यानी अगर हम डाई एथिल ईथर का भी जल अपघटन कर दें, जल अपघटन का मतलब जल से क्रिया कर दें, तब भी हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। तो ध्यान से समझना आप सभी लोग, ये आपका डाई एथिल ईथर है C2H5O, C2H5 ये आपका डाई एथिल ईथर है। अगर इसका हम जल अपघटन यानी जल के साथ क्रिया कर देते हैं H2SO4 की उपस्थिति में, तो यहाँ पर स्टूडेंट C2H5OH प्राप्त हो जाता है। ठीक है, C2H5OH का मतलब स्टूडेंट यहाँ पर आपका एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। आशा करते हैं ये भी सिंपल रिएक्शन है, यानी कि ये पूरा H2O इसके साथ जुड़ जाता है और ये जुड़ करके C2H5OH में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तो ये सिंपल सा रिएक्शन है, कहीं भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप सभी को आसानी से सिंपल याद कर सकते हैं। अब हम लोग का आ चुका है एथिल अल्कोहल के भौतिक गुण। पहले भौतिक गुण जानेंगे, उसके बाद रासायनिक गुण जानेंगे। तो स्टूडेंट एथिल अल्कोहल के भौतिक गुण समझिएगा आप सभी लोग। एथिल अल्कोहल कैसा होता है, ये रंगहीन, गंधहीन तथा ज्वलनशील द्रव होता है। ठीक, एथिल अल्कोहल जो होता है स्टूडेंट ये रंगहीन होता है। रंगहीन का मतलब इसमें कोई कलर नहीं होता है। गंधहीन का मतलब इसमें कोई खास गंध नहीं होता है। ज्वलनशील का मतलब हाँ ये काफ़ी नुकसानदायक होता है, अगर कहीं भी त्वचा पे पड़ जाए तो जलन उत्पन्न करता है, इसलिए इसको ज्वलनशील द्रव कहा जाता है। इसका स्वाद तीखा होता है यानी तीक्ष्ण होता है। यह जल में विलय होता है यानी इसको जल में मिलाने पर मिल जाता है। इसकी प्रकृति उदासीन होती है। यह वायु से हल्का नीली ज्वाला के साथ जलता है। ठीक है, यह वायु में, अगर इसको वायु में जलाया जाए तो हल्की नीली ज्वाला के साथ क्या होगा, जलेगा। जैसे आग जलाते हो तो आग पीली ज्वाला के साथ जलती है, लेकिन अगर एसिटिक एसिड को जलाया जाए तो ये नीली ज्वाला के साथ जलेगा। अगला पॉइंट है, इसका क्वथनांक 78 अंश सेल्सियस होता है तथा हिमांक -118 अंश सेल्सियस होता है। तो ध्यान रखना आप सभी लोग, यहाँ पर भौतिक गुण आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अब उसके बाद हम लोग रासायनिक गुण की तरफ आ चुके हैं। तो रासायनिक गुण में पहला हेडिंग हमारा दहन है। दहन का मतलब अगर हम एथिल अल्कोहल का दहन करते हैं, दहन का मतलब अगर उसको हम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट अगर हम एथिल अल्कोहल का दहन करते हैं यानी ऑक्सीजन के साथ इसकी क्रिया कराते हैं एथिल अल्कोहल, तो ये जो है नीली ज्वाला के साथ जल करके कार्बन डाइऑक्साइड देता है अल्कोहल। तो ध्यान रखना सिंपल रिएक्शन है, आप सभी को क्या ध्यान रखना है कि अगर हम इसका दहन करते हैं यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जलाते हैं तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है, लेकिन उसके साथ साथ नीली ज्वाला निकलती है। ठीक, तो इसको ध्यान रखना है आपको और रिएक्शन को ध्यान रखना है। अब उसके बाद अगला पॉइंट है ऑक्सीकरण। ध्यान रखना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या होता है, कैसे प्राप्त करोगे, इस टाइप के रिएक्शन में ज़्यादा पूछा जाएगा। स्टूडेंट अगर ऑक्सीकरण किया जाए तो क्या प्राप्त होगा। अगर स्टूडेंट एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा की उपस्थिति में किया जाए तो क्या प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट ध्यान रखना आप सभी लोग, इसकी अपक्रिया 2 पदों में होता है। तो पहला स्टेप ध्यान रखना आप सभी लोग, देखिएगा, यह क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट से ऑक्सीकृत होकर पहले एस्टल्डिहाइड देता है, जिसका पुनः ऑक्सीकरण करने पर एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। यानी इसका कहने का मतलब है अगर एथिल अल्कोहल का स्टूडेंट हम क्या कर दें, ऑक्सीकरण कर दें पोटेशियम, देखिए पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 की उपस्थिति में क्या कर दें स्टूडेंट, पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया कर दें तो पहले एसिटाल्डिहाइड बनता है। ये CH3CHO आपका क्या है, एसिटाल्डिहाइड है। एसिटल्ड ये आपका एसिटाल्डिहाइड है। तो पहले क्या बनता है, एसिटाल्डिहाइड बनता है। और अगर हम इसी एसिटाल्डिहाइड का पुनः ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर दें KMnO4 की उपस्थिति में तो यहाँ पर एसिटिक एसिड प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर ये आपका एसिटिक एसिड प्राप्त हो जाता है। तो सिंपल रिएक्शन है, अगर एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाए तो 2 पदों में होता है। पहले पद में एसिटाल्डिहाइड होता है, एसिटाल्डिहाइड बनता है और इसी एसिटाल्डिहाइड को उठा करके अगर हम दोबारा क्या कर दें ऑक्सीजन के साथ इसी की उपस्थिति में क्रिया कर दें तो एसिटिक एसिड प्राप्त हो जाता है। ये CH3COH आपका एसिटिक एसिड है। नाम आप सुन करके जरूर लिख लिया करें क्योंकि हम नाम बार बार नहीं लिखते हैं। अगला स्टूडेंट दूसरा रिएक्शन है
अगर K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 की उपस्थिति में इसका हम क्रिया कराते हैं तो यह पहले स्टेप में CH3CHO यानी एस्टल्डिहाइड प्राप्त होता है। एस्टल्डिहाइड प्राप्त होता है और यहाँ से हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होता है। ध्यान रखना, हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होता है, तभी ये जाकर बराबर होगा। नाम नोट कर लेना, ये आपका एस्टल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड। उसके बाद पुनः इसी का हम क्या कर देते हैं, पुनः K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कर देते हैं तो ये स्टूडेंट आपका किस में बदल जाता है, एसिटिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जब ये क्रिया होता है तो ऑक्सीजन के साथ में होता है। ध्यान रखना आप सभी लोग, ऑक्सीकरण इसका किया जाता है, तभी ये रिएक्शन बैलेंस जा करके होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तब आपका एसिटिक एसिड प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से नोट कर लेना, आप सभी लोग नोट डाउन कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब उसके बाद हम अगले रासायनिक गुण पे चलते हैं। अगला रासायनिक गुण हम लोग का स्टूडेंट सोडियम धातु के साथ क्रिया। अगर एथिल अल्कोहल की क्रिया सोडियम धातु के साथ करते हैं तो सोडियम एथॉक्साइड प्राप्त होता है। चलो देख लेते हैं। एथिल अल्कोहल को सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है तथा सोडियम एथॉक्साइड प्राप्त होता है। देखो जैसे यहाँ पर देखना आप सभी लोग स्टूडेंट, अगर हम ये एथिल अल्कोहल है इसकी क्रिया सोडियम धातु के साथ कर देते हैं तो यहाँ से दोनों हाइड्रोजन है ये क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है, यानी हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल जाता है। और यहाँ पर ये सोडियम जैसे ये हाइड्रोजन हटता है तो यहाँ इसके साथ जुड़ जाता है और जुड़ करके सोडियम एथॉक्साइड बना लेता है। इसका नाम सोडियम एथॉक्साइड है। उसके बाद अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, अगला रासायनिक गुण है निर्जलीकरण। देखो निर्जलीकरण में क्या होता है, सिंपल है, कोई कुछ दिक्कत नहीं, बस केवल आप समझने की कोशिश करें रिएक्शन को। स्टूडेंट निर्जलीकरण में क्या होता है, इसमें से जल को सुखाया जाता है यानी जल को हटाया जाता है, सिंपल सा बस। तो देखो निर्जलीकारक पदार्थ, अगर निर्जलीकारक पदार्थ की उपस्थिति में इसको गर्म किया जाए तो यही निर्जलीकरण होता है। निर्जलीकारक पदार्थ जैसे सांद्र H2SO4, एल्यूमिना, सांद्र H2SO4 ले लीजिए और फिर एल्यूमिना ले लीजिए, इसका सूत्र Al2O3 होता है। आदि के साथ एथिल अल्कोहल को गर्म करने पर जल का एक अणु निकल जाता है तथा एथिलीन बनता है। इस अभिक्रिया को निर्जलीकरण कहा जाता है। जैसे ध्यान देना आप सभी लोग, अगर हम स्टूडेंट एथिल अल्कोहल की क्रिया चाहे H2SO4 की उपस्थिति में कर दें चाहे एल्यूमिना की उपस्थिति में कर दें, अगर H2SO4 की उपस्थिति में करते हैं तो 160 से 170 अंश सेल्सियस तक गर्म करना पड़ेगा। तो गर्म करने के बाद C2H4 यानी कि ये आपका एथिलीन बनता है। C2H4 क्या बनता है, एथिलीन बनता है और प्लस में इसमें से जल निकलता है। ठीक, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन और हाइड्रोजन निकल जाता है और उसके बाद OH एक हाइड्रोजन के साथ जल बनाकर निकल जाता है क्योंकि ये द्रव अवस्था में होता है। अगला है, अगर हम एल्यूमिना की उपस्थिति में 350 अंश सेल्सियस तक इसको गर्म कर देते हैं तो इसमें से जल के अणु सूख जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं और C2H4 प्राप्त होता है। इसको एथिलीन कहा जाता है, इसको एथिलीन कहा जाता है इस प्रकार से। अब उसके बाद स्टूडेंट हम लोग अगला रिएक्शन देखेंगे एस्टरीकरण। फिर एस्टरीकरण आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो हमने आप सभी को बताया है कि जिस अभिक्रिया में एस्टर बनता है उसी अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहा जाता है। ठीक, एस्टर का मतलब एथिल एसीटेट, जिस अभिक्रिया में एथिल एसीटेट बनता है उसको स्टूडेंट एस्टरीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट, अगर एथिल अल्कोहल की क्रिया एसिटिक एसिड के साथ कर दिया जाए यानी कि CH3COH के साथ कर दिया जाए H2SO4 की उपस्थिति में 140 अंश सेल्सियस पर, तो यहाँ से देखो आप सभी लोग ध्यान से समझना, यहाँ से स्टूडेंट आपका जो है हाइड्रोजन निकलता है, इसके OH के साथ में H2O बन जाता है और प्लस में ये C2H5 जैसे ये हटता है तो यहाँ पर जुड़ करके CH3CO C2H5 यानी एथिल एसीटेट बना लेता है। ठीक, इसलिए इस अपक्रिया को एस्टरीकरण अपक्रिया कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका एथिल एसीटेट बन गया है, एसिटिक एसिड बन गया, या आपका एथिल अल्कोहल बन गया। ठीक, तो सिंपल रिएक्शन है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं है। अगर कहीं भी आपको जरा सा डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, हम आप लोग का कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट अब हम लोग का देखिए, हमने एसिटिक अम्ल के बारे में सारी चीज़ पढ़ा, बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा। ठीक, सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा। तो अब हम लोग अगले टॉपिक पर आ चुके हैं। हमारा अगला टॉपिक है साबुन, अंग्रेजी में इसको सॉप कहा जाता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि साबुनीकरण अभिक्रिया बहुत बार पूछा जाता है, लगातार पूछा जाता है, ऐसा कोई वर्ष नहीं है कि जिसमें साबुनीकरण अभिक्रिया पूछा ना जाए। तो इसलिए आप सभी को इसे ध्यान से समझना है। चलो आइए हम लोग इसको समझते हैं। उच्च वसीय अम्लों जैसे स्टेयरिक अम्ल, पामिटिक अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। ठीक, यानी कि स्टूडेंट जिस हाइड्रोकार्बन में जो है
सोडियम, पोटेशियम इत्यादि हाइड्रोक्साइड के यौगिक मिले होते हैं। इस प्रकार जो यौगिक बनता है उसको साबुन कहा जाता है। इस प्रकार का जो लवण बनता है उसको साबुन कहा जाता है। तो यहाँ पर यही चीज़ आपको बताया गया है कि उच्च वसीय अम्लों यानी कि उच्च वसा वाले अम्लों में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है तो ये स्टेरिक अम्ल या पामटिक अम्ल, इन सब के मिलने से इन सबको मिलाने से ये आपका बनता है सोडियम तथा पामटिक लवण बनता है। इसको ही साबुन कहा जाता है। ठीक, जैसे देखो यहाँ पर C17H35CON आपका सोडियम स्टेरेट, यही साबुन का सूत्र होता है। और सोडियम पामिटेट यानी C17H35COOK इसको सोडियम पामिटेट कहा जाता है, इसको सोडियम स्टेरेट कहा जाता है। ये दोनों साबुन है स्टूडेंट, ठीक है, दोनों साबुन है आपके। अब आगे बताएंगे कि कौन सा नहाने वाला साबुन है, कौन सा कपड़ा धोने वाला साबुन है, तो सारी चीज़ों को आगे हम आपको बताएंगे। अगला अब हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है साबुनीकरण। देखो स्टूडेंट, साबुनीकरण अपक्रिया जो होता है, साबुन बनाने की अपक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। यानी कि जिस अपक्रिया में साबुन बनाया जाता है उस अपक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। अब साबुन बनाया कैसे जाता है तो इसे आप सभी को समझना है। तो स्टूडेंट, अगर तेल वसा का क्षार द्वारा अपक्रिया, क्षार द्वारा जल अपघटन करके उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण प्राप्त होते हैं, इस लवण को साबुन कहा जाता है और इस अपक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। यानी कि जिस अपक्रिया में साबुन बनाया जाता है उसी को साबुनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अब देखो इसको बनाया कैसे जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट कहा गया तेल, वसा और क्षार। ठीक है, तो ये पूरा जो पदार्थ आप दिख रहा है, ट्राइस्टेरिन जो आपको दिख रहा है, ये तेल या वसा है। ठीक है, ये तेल वसा मिलाकर बना होता है, इसका नाम ट्राइस्टेरिन है। ठीक है, तो तेल और वसा से मिलकर बने पदार्थ को ट्राइस्टेरिन कहा जाता है। और इसकी क्रिया स्टूडेंट हम किसके साथ कर देते हैं? क्षार द्वारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार द्वारा कर देते हैं। तो ध्यान से आप सभी लोग समझना। देखो यहाँ पर स्टूडेंट, देखो ये इतना पूरा पदार्थ निकल जाता है, C17H35, C17H35, C17H35 ये पूरा निकल जाता है। और ये पूरा स्टूडेंट देखो इतना ही नहीं निकलता है, इसके साथ में ये भी निकलता है C17H35COO, 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 इतना पूरा भाग निकल जाता है। ठीक है, इतना पूरा भाग निकल जाता है। और ये किसके साथ निकलता है? सोडियम के तीनों अणु के साथ निकलता है। और ये तीनों अणु यानी कि देखो ये भी 3 पार्ट है, C17H35COO ये भी 3 पार्ट है कि नहीं? 3 पार्ट, अरे 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। ये तीनों पार्ट क्या होता है? इस तीनों सोडियम के साथ निकल करके 3C17H35CON ने बना लेता है, यानी कि सोडियम स्टेरेट साबुन बना लेता है। अब यहाँ पर 3 OH बचता है, 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब 3 OH यहाँ पर है। अब यहाँ पर ये जो 3 OH बचा है, ये एक OH CH2OH के साथ CH2 के साथ जुड़ जाता है, एक CH के साथ जुड़ जाता है और फिर एक अलग OH CH2 इस लास्ट वाले CH2 के साथ जुड़ जाता है। तो यहाँ पर इस CH2 के साथ जुड़ करके CH2OH, CHOH, CH2OH ये इसके साथ जुड़ करके OH जो है इस वाले भाग के साथ जुड़ करके ये ग्लिसरॉल बना लेता है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस प्रकार से साबुन बनाया जाता है। ठीक है, ट्राइस्टेरिन की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करके बनाया जाता है, साबुन बनाया जाता है। आशा करते हैं आप सभी लोग को ये साबुनीकरण प्रक्रिया समझ में आ चुका होगा। इतना इजी आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अब हम लोग अच्छे साबुन के गुण जानेंगे, यानी जो साबुन होता है, जो अच्छा साबुन होता है उसमें क्या क्या विशेषता होती है, उसमें क्या क्या गुण होना चाहिए। तो चाहिए हम लोग समझते हैं स्टूडेंट, तो ध्यान से समझना आप सभी लोग। मृदु जल के साथ, ठीक है, यानी अच्छा साबुन जो होता है, अच्छा साबुन मृदु जल के साथ तुरंत पर्याप्त मात्रा में झाग उत्पन्न करना चाहिए। यानी जो अच्छा साबुन होता है वो मृदु जल के साथ यानी शुद्ध पानी के साथ तुरंत मतलब जल्दी, पर्याप्त मात्रा में यानी काफ़ी मात्रा में झाग उत्पन्न करता है। अगर ये विशेषता है साबुन में तो समझ लीजिए साबुन अच्छा है। अगला पॉइंट है प्रयोग करते समय चटकना या टूटना नहीं चाहिए। साबुन अगर अच्छा रहेगा तो प्रयोग करते समय वो चटकेगा और टूटेगा नहीं। अगला पॉइंट है साबुन चिकना एवं मुलायम होना चाहिए। साबुन जो होता है वो चिकना एवं मुलायम होना चाहिए। साबुन में कीटनाशक पदार्थ मिले होने चाहिए। अगर साबुन में कीटनाशक पदार्थ मिले हैं तो साबुन अच्छा है। एल्कोहल में पूर्ण विलय होना चाहिए। साबुन एल्कोहल में भी पूर्ण विलय होना चाहिए। साबुन में किसी प्रकार, अब हम लोग अपमार्जक पे आ चुके हैं। जैसे साबुन होता है वैसे अपमार्जक होता है। ठीक है, जैसे साबुन कपड़े धोने के काम आता है वैसे अपमार्जक भी कपड़े धोने के काम आता है, जिसको हिंदी में सरफ के नाम से जाना जाता है। शुद्ध भाषा में सरफ कहते हैं और शुद्ध साइंस की भाषा में अपमार्जक और इंग्लिश में डिटर्जेंट कहा जाता है। अब देखो स्टूडेंट, डिटर्जेंट क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है, ये क्या मिलकर बना होता है। तो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फोनेट लवण अपमार्जक कहलाते हैं। ठीक,
यानी लंबी श्रृंखला वाला जो हाइड्रोकार्बन होता है उसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल मिले होते हैं, और उसके बाद अमोनियम सल्फोनेट अमोनियम या सल्फोनेट लवण मिले होते हैं। इसी अपमार्जक को क्या कहा जाता है, इसी पदार्थ को क्या कहा जाता है, अपमार्जक कहा जाता है। अपमार्जक की लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का निर्माण तेल या वसा से न करके पेट्रोलियम से किया जाता है। ठीक, ध्यान रखना आप सभी लोग, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पर देखो आप सभी लोग, साबुन में जो खासियत होता है, साबुन कठोर जल में झाग उत्पन्न नहीं करता है। इसकी कठिनाई को दूर करने के लिए दूसरे तरीके से इसको बता सकते हैं। इसकी कठिनाई को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक ऐसे पदार्थ का निर्माण किया जो कठोर एवं मृदु दोनों प्रकार के जल में कपड़ों की धुलाई के लिए उपयुक्त हो या होता है। इस पदार्थ को अपमार्जक कहते हैं। ठीक है, यानी ये दूसरा परिभाषा है। देखो, आप अपमार्जक को इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं और इस प्रकार भी बता सकते हैं। ठीक है, यानी इतना भी आप बता सकते हैं कि लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फोनेट लवण अपमार्जक कहलाते हैं। ठीक, और यह दूसरे तरीके से बता सकते हैं कि साबुन कठोर जल, यानी जो साबुन होता है वो कठोर जल के साथ, यानी कि जो मैला गंदा जल होता है जैसे नदियों का जल हो गया, तालाब का जल हो गया, इन सब के साथ क्या करता है, ये झाग उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, केवल शुद्ध के जल के साथ झाग उत्पन्न करता है। तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने कपड़े को साफ करने के लिए एक पाउडर का निर्माण किया, एक डिटर्जेंट का निर्माण किया जिसे अपमार्जक कहा जाता है। ठीक है, अब अपमार्जक के क्या क्या गुण होने चाहिए, इसकी भी गुण विशेषता को जान लो आप सभी लोग। तो इसका जलीय विलयन उदासीन होता है। अपमार्जक का जो जलीय विलयन होता है ये उदासीन होता है, यानी कि ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। कैसा होता है, उदासीन होता है। यह साबुन की तरह कपड़ों की सफाई में काम आता है, यानी अपमार्जक भी साबुन की तरह कपड़े साफ करने में किया जाता है। यह तेल रहित होता है, यानी इसमें तेल नहीं मिला होता है। अगला है, यह कठोर तथा मृदु जल दोनों के साथ प्रयुक्त किए जा सकते हैं। यानी स्टूडेंट, डिटर्जेंट का प्रयोग, अपमार्जक का प्रयोग मृदु जल यानी तालाब के पानी के साथ भी कपड़े को धोया जा सकता है, यानी तालाब या नदी के पानी के साथ कपड़े को धोया जा सकता है, और शुद्ध पानी के साथ भी कपड़े को धोया जा सकता है। तो अपमार्जक में ये गुण होना चाहिए, ये विशेषता होना चाहिए। अगला हेडिंग हम लोग का है साबुन की सफाई प्रक्रिया, या इसको स्वच्छीकारक भी कहा जाता है, स्वच्छीकारक क्रिया भी कहा जाता है। अब देखो यहाँ से समझना आप सभी लोग, साबुन की सफाई प्रक्रिया या स्वच्छीकारक प्रक्रिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट रहता है मैं उसको आप सभी को बताता रहता हूँ। देखो, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। साबुन का अणु दो भागों से बना होता है, यानी साबुन जो होता है ये दो प्रकार के भागों से मिलकर, दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है। यानी कि इसमें दो भाग होते हैं, कुल मिलाकर साबुन बनने के बाद इसमें दो भाग होते हैं। अब कौन सा भाग कैसा होता है, देखो ध्यान से समझना। पहला भाग लंबी हाइड्रोकार्बन वाला भाग होता है। साबुन का जो पहला भाग होता है, पहला पार्ट होता है, वो लंबा हाइड्रोकार्बन वाला भाग होता है, तथा दूसरा भाग Na+ युक्त छोटा भाग अम्लीय होता है। और जो छोटा भाग होता है वो सोडियम से युक्त होता है, यानी सोडियम से मिला हुआ, सोडियम से बना हुआ भाग अम्लीय होता है। इसमें हाइड्रोकार्बन वाला भाग जल विरागी, यानी कि जो लंबा भाग होता है हाइड्रोकार्बन वाला होता है वो जल विरागी होता है, तथा आयनिक भाग अम्लीय, जल विरागी तथा आयनिक भाग अम्लीय सिरा जल रागी होता है। यानी कि ये जल रागी होता है, ये जल विरागी होता है। ठीक, यहाँ पर देखो आप सभी लोग, ये साबुन में दो प्रकार के पार्ट बनते हैं, एक आयनिक भाग बनता है और एक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला भाग बनता है। इस वाले भाग को जल विरागी कहा जाता है, इस वाले भाग को जल रागी कहा जाता है। ठीक, अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर इसकी सफाई प्रक्रिया कैसे होती है तो इसे आप लोग समझना। इसकी सफाई प्रक्रिया कैसी होती है, देखो, मैल तैलीय होता है, यानी कि मैल जो होता है ये तेलयुक्त होता है, इसमें कुछ मात्रा में तेलीय पदार्थ आ जाते हैं। मैल का जल विरागी सिरा तेल में घुल जाता है, यानी कि मैल के अंदर जो जल विरागी सिरा होता है वो क्या होता है, तेल में घुल जाता है, और जल विरागी सिरों के चारों तरफ पानी से घिर जाता है, और जल विरागी सिरा पानी के चारों तरफ क्या हो जाता है, घिर जाता है, जिससे मिसेल की संरचना बन जाती है। ठीक, यानी कि इस एक प्रकार से मिसेल बन जाता है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, इस प्रकार की एक संरचना बनती है, इसी को मिसेल कहा जाता है।
मिसेल मैल को पानी में घुलाने में मदद करता है और कपड़े साफ हो जाते हैं। इसे इस साबुन का स्वच्छीकरण या स्वच्छीकारक प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, स्वच्छीकारक प्रक्रिया में यहाँ पर ये चित्र आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ये लंबी हाइड्रोकार्बन वाला श्रृंखला जो होता है, ठीक है, ये साबुन का लंबी जो है सबसे बड़ा भाग होता है और ये जो धनात्मक भाग होता है, आयनिक भाग जो होता है, ये स्टूडेंट जल विरागी भाग होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हमने आप सभी को कार्बन एवं उसके यौगिक का कंप्लीट भाग पढ़ा दिया है। आशा करते हैं आप सभी को पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर पूरा टॉपिक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। और कमेंट जरूर कर देना आप सभी को पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया है या नहीं, एक बार ज़रूर कमेंट करके बताना स्टूडेंट। हम आप लोग के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे।